नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। बजट से हर आम और खास को उम्मीदें होती हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हो या छोटे मोटे कारोबारी, महिला हो या व्यापारी, छात्र हो, किसान हो या फिर आम इंसान, सबको अपने लिए बजट में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कुछ की उम्मीदें पूरी होती हैं तो कुछ की अधूरी रह जाती है। किसी को खुशी मिलती है तो किसी को मायूसी, लेकिन वित्त मंत्री तक अपनी मांग हर कोई पहुंचाता जरूर है। इसलिए तो हम भी कह रहे हैं, सुनिए एफएमजी। अब सबसे पहले बात सेब के शहर रतलाम की कर लेते हैं। वैसे तो मालवा का मशहूर शहर रतलाम सेब, साड़ी, सोने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन इनमें सबसे खास है रतलामी सेब और रतलामी नमकीन, जो देश के नहीं विदेशों में भी मशहूर है। लेकिन रतलामी सेब को आज तक वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो दूसरे प्रोडक्ट्स को होता है। इस बार सेब व्यापारियों ने मोदी सरकार के बजट से खासी उम्मीदें लगा रखी हैं। पाइनएप्पल, टमाटर, पालक, लहसुन, पुदीना, पोहा, डेयरी मिल्क, मैगी, ये फल, सब्जियों और चॉकलेट के नाम नहीं जनाब, बल्कि रतलाम के वो सेव हैं जिसके दम पर रतलाम की पहचान है। यहाँ की आबो हवा और पानी की तासीर ही ऐसी है जो रतलाम के नमकीन को और खास बनाती है। रतलाम के नमकीन की खासियत ऐसी कि जो एक बार इसे टेस्ट कर ले वो इसका दीवाना हो जाता है। यही वजह है कि रतलाम के नमकीन की साल भर पूरे देश में डिमांड रहती है। हर दिन यहां 8 से 10 टन सेव बनाई जाती है, जिनमें से ज्यादातर सेव दूसरे प्रदेशों में भेजी जाती है। खास तौर पर राजस्थान और गुजरात के साथ ही देश और प्रदेश के कई हिस्सों में हींग, लहसुन और काली मिर्च की सेव सबसे ज्यादा फेमस है, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। अकेले रतलाम में नमकीन और सेव की छोटी बड़ी सब मिलाकर 500 से ज्यादा दुकानें हैं, जिससे 2000 से ज्यादा कर्मचारियों और व्यापारियों के परिवार जुड़े हैं। खास बात यह है कि यहां सिर्फ हाथों से बनाई सेव में ही नेचुरल टेस्ट आता है। मशीन से बनाई सेव में वो बात नहीं होती। लेकिन रतलामी सेव को आज तक वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है जो दूसरे फूड्स प्रोडक्ट्स को है, और न ही वो सुविधाएं जो इस व्यापार और इससे जुड़े लोगों को आगे बढ़ा सके। इसलिए इस बार सेव व्यापारियों ने मोदी सरकार के बजट से उम्मीद लगाई है और बजट से पहले अपनी डिमांड बताई है। हम मोदी सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि हमारा रतलाम का नमकीन बहुत प्रख्यात है, परंतु हम जिस गति से आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ नहीं पाए। हमारे नाम से लोग बहुत आगे निकल गए और हमारे ब्रांड को वो कमा के 10 गुना आगे निकल गए, परंतु हम लोग इस स्टेज पे आज तक हम पहुंच नहीं पाए। हम सरकार से यही निवेदन है कि हमें एक तो इलेक्ट्रिक बिल में हमें राहत देवे, टैक्स में हमें राहत देवे, और नई जनरेशन आ रही है वो भी धंधे में आना चाहती है, परंतु ये सरकार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिससे निर्यात कर सके हम। रतलाम की नमकीन तो वर्ल्ड फेमस है, बाकी जो उसको पब्लिसिटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। वैसे क्या हम खुद भी लोकल भी बेचते हैं, अपने आसपास क्षेत्रों में बेचते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह। बाकी जैसे डिमांड तो अपनी आउट ऑफ इंडिया से भी आती है, पर वो पूरी नहीं कर पाते हैं। जो सुविधा नहीं है, वो ब्रांडिंग नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ पे, तो वो अपने लिए होना चाहिए। रतलाम में सेव को लेकर ऐसी दीवानगी है कि अगर उनके भोजन में नमकीन नहीं होता है तो उनका भोजन अधूरा माना जाता है। यही वजह है कि रतलाम के घर घर में नमकीन हर दिन 2 वक्त खाया जाता है। शादी समारोह और छोटे आयोजनों में तो नमकीन की लंबी फहरिस्त मेहमानों के लिए रखना यहाँ की परंपरा में शामिल है। इतना ही नहीं, लोग तो मेलजोल के वक्त और दूसरे शहरों में गिफ्ट के तौर पर सेव और दूसरे नमकीन ही भेजते हैं। नमकीन को लेकर इतनी दीवानगी होने के बावजूद रतलामी नमकीन के व्यापारी आज भी सुविधाओं के मोहताज हैं।
व्यापारियों ने इस बार सरकार से नमकीन के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बढ़ाने और कच्चे माल की कीमत कम करने की मांग की है। खास तौर पर हींग, लौंग और तेल के दाम जो नमकीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। 150 रुपए की आ रहा है मूंगफली का तेल, जो पहले 100-110 रुपए आता था, डायरेक्ट 150 हो गया। उसमें ड्यूटी वगैरह बहुत बढ़ा दी है। डीजल के रेट बहुत बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन में डीजल लगता है, डीजल 82-83 आ रहा है अभी। वो सब चार्जेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसके, और प्लास्टिक जो आता है पैकेजिंग वगैरह का, इसके भी रेट बहुत बढ़ गए हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें कम होए तो हम सेव के रेट कम कर सकते हैं। मटेरियल के भाव कम होना चाहिए, तेल, बेसन, लौंग, हींग, और ये टैक्स वगैरह भी ज़्यादा है तो वो भी थोड़ा कम होना चाहिए। रतलाम साहब जो सेव का एक गढ़ है, रतलाम का नमकीन है जो पूरे रतलाम शहर के अंदर भी है, जो 200-250 रुपये किलो तक है जो सेव बेच रहे हैं, 220 रुपये, 240 रुपये। तो इसका अपना यही कहना है कि अगर इनमें टैक्सेस कम होगा, तेल के रेट कम हो, तेल बहुत हेवी रेट, तो हम भी है जो ग्राहकों को अच्छी सुविधा, अच्छा माल, सस्ता माल दे सकेंगे। रतलाम में नमकीन का कारोबार 150 साल पुराना है। यही वजह है मालवा में रतलाम को नमकीन के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शहर में नमकीन व्यापारियों की चौथी पीढ़ी इस व्यापार को संभाल रही है, जो बताती है कि रतलामी सेव ही रतलाम की असली पहचान है। प्रदेश सरकार ने रतलामी सेव को जीआई टैग भी जारी किया है, लेकिन इसका फायदा अब भी नमकीन व्यापारियों से दूर है। लेकिन देखना होगा कि बजट में इस बार इनके लिए राहत की कौन सी सौगात आती है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। तो रतलाम के सेव व्यापारियों को ही नहीं, आम बजट से बुरहानपुर के बुनकरों को भी काफी उम्मीदें हैं। बुनकरों ने अपने आर्थिक और सामाजिक हालात में बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बुनकरों को उम्मीद है कि मोदी सरकार इस पर गौर करके बजट में बुनकरों को कल्याण के लिए योजनाओं का ऐलान करेगी। पावरलूम को बुरहानपुर की धड़कन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पावरलूम कारखाने बुरहानपुर में ही हैं। करीब 50,000 पावरलूम पर कपड़ा बनता है, जो देश के बड़े बाजारों के अलावा विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इस ऐतिहासिक शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यहाँ के पावरलूम ही हैं। इनमें हाथ से संचालित देसी पावर लूम भी चलते हैं, तो बिजली से चलने वाले आधुनिक पावर लूम भी दिन रात दौड़ते हैं। 50,000 पावर लूमों से करीब 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। लेकिन चीन की मशीनों और कोरोना ने पावर लूम उद्योग की कमर तोड़ डाली है। ऐसे में बुरहानपुर के बुनकरों को इस साल पेश होने वाले बजट से खासी उम्मीद है। बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली की मांग है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज भी चाहते हैं। पावरलूम बिजली बिल जो अन्य राज्यों के बनिस्बत मध्य प्रदेश राज्य में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो तमाम देश में तमाम राज्यों को इक्वल करते हुए बुरहानपुर के पावरलूम बुनकरों को भी बिजली रेट में ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनना है, तो हमारा बुनकर आत्मनिर्भर है, लेकिन उसको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। जो यहाँ पे ऑटो मशीन है, जो पावर ऑटो, एयर जैक, वाटर जैक मशीनों के लिए नई योजनाओं के लिए भी बुनकरों को प्लान डाल के दिया जाए। कोविड के हमले का शिकार पावरलूम उद्योग भी हुआ है। ऐसे में चरमरा चुके पावरलूम उद्योग को दोबारा खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए बुनकर चाहते हैं कि सरकार उनके लिए विशेष योजना शुरू करे और बुनकरों द्वारा तैयार कपड़े की सरकारी व सहकारी स्तर पर मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए। बुनकरों को जो है पावरलूम फेडरेशन के द्वारा वार्फ ऐप दिया जाए, उनसे कपड़ा बनाकर लिया जाए, ताकि छोटे जो बुनकर हैं 2 लूम, 4 लूम, 10 लूम, 12 लूम वाले, उनको इसका लाभ मिल सके। टेक्सटाइल उद्योग में स्टार्टअप करने वाले उद्यमियों के मुताबिक अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में पावरलूम को 40% महंगी बिजली दी जा रही है, जिससे पावरलूम पर बनने वाले कपड़े की लागत काफी बढ़ जाती है। इससे बुनकर टेक्सटाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि बजट में रियायती दरों पर बिजली देने का प्रावधान होगा।
पर हमारी डिमांड शुरू से ही रही है बिजली के ऊपर कि बिजली की दर जो है वो दूसरे जो भी स्टेट है, जितने भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, उनके समक्ष हमको रखे। हमारी जो रेट है उन लोगों से करीब करीब 40% अबाउ है। उसके कारण हमारी हर जगह, मतलब आप समझो लूम हो, साइजिंग हो, प्रोसेस हो, स्पिनिंग यूनिट हो, सब जगह हमारी लागत दूसरे स्टेट से काफ़ी ज़्यादा है। सहकारी क्षेत्र के बुनकरों की संस्था मध्य प्रदेश पावरलूम बुनकर फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक केंद्र सरकार की सूची में पावरलूम पर कपड़ा तैयार करने वालों का नाम बुनकरों में शामिल नहीं है, जिससे इन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। उम्मीद है कि सरकार इस बजट में पावरलूम के बुनकरों को बुनकर सूची में शामिल करेगी। पहले भी मांग करते आए हैं कि बुरहानपुर के जो पावरलूम के बुनकर हैं, इनको केंद्र की गाइडलाइन में बुनकर नहीं मानते हैं। बुनकर जो है वो हैंडलूम के जो कारीगर है, हैंडलूम पे जो काम करने वाले बुनकर है, उनको बुनकर मानते हैं और इसको एक उद्योग के रूप में देखा जाता है। तो हमने मांग की है मोदी सरकार से भी कि पावरलूम के बुनकरों को भी बुनकर का दर्जा दे, बुनकर माने। और यदि पावरलूम के बुनकरों को भी बुनकर मानेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले बजट में बुरहानपुर के बुनकरों को भी बहुत सारी अपेक्षाएं है। हाथों के हुनर और मशीनों की मदद से कपड़े बुनने वाले बुनकरों ने मोदी सरकार के आने वाले बजट को लेकर भी खुद के लिए उम्मीदों के सपने बुने हैं। अब देखना यह है कि बजट से इनके उम्मीदों के सपने कितने अधूरे रहते हैं, कितने पूरे होते हैं। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। आम बजट को लेकर व्यापारियों ने सरकार से टैक्सेशन में छूट देने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार हमेशा किसान और छोटे लोगों को ही टैक्स में छूट देती है, व्यापारियों को भी अब टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। एक्चुअल में जितने भी बजट अभी अपने लिए आए हैं, उन्होंने अपनी मंशा के हिसाब से तो सारा कुछ मेंटेन करके बनाया है, पर व्यापारी के हित के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरफ वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया में हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर में बहुत परेशानियां आ रही हैं। कभी नेटवर्क वगैरह का इशू या कुछ है, और बार बार पेमेंट ट्रांजैक्शन करने पे भी हम लोगों के टैक्सेस तो कट ही रहे हैं, बैंक अपने चार्ज में मनमानी कर ही रहा है। तो हमारा ये कहना है अगर डिजिटल इंडिया को अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो उस जगह पर हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर टैक्सेशन पर रियायत होना चाहिए। माने टैक्स को लेकर कम से कम 2 स्लैब तो ऐसे हों जो कि कैश डीलिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर दोनों में अंतर बना रहे हैं। और टैक्स की भी जो प्रोसेस है, कई बार मानसिकता हम लोग ये नहीं बना पाते हैं कि भाई हम टैक्स पे करना चाहते तो वो टैक्स भी इतना ज़्यादा होता है जो हमारे मार्जिन से कहीं ज़्यादा होता है। मान लीजिए हमारा बिजनेस 10% पे किसी बिजनेस को हम डील कर रहे हैं और हमें 18% उसको पे करना है, तो 18% माने वो प्लस करके हम अपने 10% को एडजस्ट करते हैं। ये बहुत परेशानी का विषय है। तो हमारा ये कहना है कि टैक्स स्लैब में तो घटना जरूरी है और बहुत ज़रूरी है। मेरा सरकार से यही कहना है कि टैक्स प्रणाली को और ज़्यादा सरल किया जाए, साथ ही व्यापारियों को दिक्कत ना हो ये सोचे। कोरोना में भी हम लोग काफ़ी पीछे जा चुके हैं, व्यापार एकदम से ठंडा पड़ा हुआ है, खर्च ज्यों के त्यों हैं बल्कि बढ़ ही रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा कि खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं से कोई सुविधा नहीं है। नौकरी पेशा इंसान के लिए सरकार छूट दे देती है, किसानों को छूट देती है, लेकिन एक व्यापारी ही ऐसा है जो हर तरीके से परेशान रहता है। तो आपका सुझाव क्या है? सरकार खुद सोचे कि क्या किया जाए कि व्यापारियों के लिए हित भी सोचे, वो जैसे जो भी स्कीम देती है। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राकेश टिकैत सरेंडर करेंगे थोड़ी देर में। वे सरेंडर करने वाले हैं, दिल्ली हिंसा मामले में वो सरेंडर करेंगे। किसान नेताओं का ऐलान, पुलिस से टकराव नहीं चाहते, पुलिस की बात मानने को तैयार है टिकैत, बॉर्डर से हटने को तैयार है राकेश टिकैत। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 26 जनवरी को जिस तरह का उपद्रव दिल्ली में हुआ, जिस तरह की तस्वीरें दिल्ली से दुनिया तक पहुंची, उसके बाद लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। कई किसान नेताओं ने इस आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद दिल्ली की जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स पे जो आंदोलन चल रहा था उसे हटाने के लिए आम लोग पहुंच गए और आम लोगों ने कहा कि 2 महीने से झेल रहे हैं, अब बहुत हुआ।
देश को बदनाम करने वालों को अब हम नहीं बख्शेंगे और नहीं सहेंगे। यही वजह हुई कि लगातार बॉर्डर एरिया से अब जो आंदोलनकारी है वो हटना शुरू हो गए और यही वजह है कि जो जिम्मेदारी उस ट्रैक्टर रैली की, उस आंदोलन की किसान नेताओं पर थी, उनमें एक नाम राकेश टिकैत का भी था और यही वजह है कि उनके ऊपर जब एफआईआर हुई और अब वो सरेंडर करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बॉर्डर से हटने को तैयार हो चुके हैं राकेश टिकैत। लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि वो अब सरेंडर कर सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लगातार जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई उसका जिम्मेदार उन किसान नेताओं को माना गया जो लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और आंदोलन को लीड करने वाले नेता आखिर 26 जनवरी की उस परेड को क्यों लीड नहीं कर पाए, यही एक बड़ा सवाल था और यही वजह है कि इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दूसरी चीज कि उन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई जो लगातार आंदोलन के वक्त अपने भाषणों के जरिए कार्यकर्ताओं को, किसानों को और युवाओं को कहीं ना कहीं एक्टिव करने के मूड में नजर आए। यही वजह है कि उन बयानों के आधार पर भी इन नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। राकेश टिकैत का आपने वो बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि कौन रोकेगा दिल्ली में आने से, कोई रोक नहीं सकता, जो रोकेगा उसके बिल्ले उतार लिए जाएंगे, उसके बैच उतार लिए जाएंगे। तो इस तरह के जब एग्रेसिव भाषण पुलिस तक पहुंचे उसके बाद फिर एफआईआर भी दर्ज की गई और अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राकेश टिकैत बॉर्डर छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भारत की सफलता की इस तस्वीर, भारत के सामर्थ्य की इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। तब हमने एक एक जीवन को बचाने पर जोर दिया। अब भारत एक एक जीवन देश की प्रगति के लिए पूरे जी जान से जुट गया है। अब भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा ग्लोबलिज्म को नए सिरे से मजबूत करेगी और मैं आश्वस्त हूं कि इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके पीछे वजह भी है और इस विश्वास का आधार भी है। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 के 4 मुख्य फैक्टर्स होने वाले हैं: कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जहां सबसे ज्यादा डेटा उपलब्ध है, जहां के दूर दराज क्षेत्रों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन है। भारत का ऑटोमेशन डिजाइन का एक्सपर्ट पूल भी बहुत बड़ा है और ज्यादा ग्लोबल कंपनियों के इंजीनियरिंग सेंटर भी भारत में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बरसों से अपनी क्षमता से दुनिया को अवगत करा रहे हैं। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत में जिस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट्स के लिए भी एक स्टडी का विषय है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिजिटल सॉल्यूशंस को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। आज भारत के 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास यूनिवर्सल आईडी आधार है। लोगों के बैंक अकाउंट और यूनिवर्सल आईडी उनके फोन से कनेक्टेड है।
अभी दिसंबर के महीने में, अकेले मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर के महीने में ही भारत में 4 ट्रिलियन रुपीस का लेन देन यूपीआई से हुआ है। यहां जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश भारत द्वारा विकसित यूपीआई व्यवस्था को अपने यहां दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमने ये भी देखा है कि कोरोना संकट के दौरान अनेक देश परेशान थे कि अपने नागरिकों तक सीधे आर्थिक मदद कैसे पहुंचाए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसी दौरान भारत ने 760 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1.8 ट्रिलियन रुपीस से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। ये भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत का उदाहरण है। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट भी बनाया है और ट्रांसपेरेंट भी बनाया है। अब भारत अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को हेल्थ केयर के इजी एक्सेस के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का भी अभियान शुरू कर रहा है। और साथियों, मैं आज इस प्रतिष्ठित फोरम पर सभी को यह भी आश्वासन देता हूं कि भारत की हर सफलता पूरे विश्व की सफलता में मदद करेगी। आज हम जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं वो भी ग्लोबल गुड और ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रति पूरी तरह कमिटेड है। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी भी है। भारत के पास आज बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और उसका जितना विस्तार होगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को लाभ होगा। साथियों, प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने भी कहा था कि भारत संभावनाओं से भरा वैश्विक खिलाड़ी है। मैं आज उसमें यह भी जोड़ूंगा कि भारत संभावनाओं के साथ साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ है, नई ऊर्जा से भरा हुआ है। बीते वर्षों में भारत ने रिफॉर्म्स और इंसेंटिव बेस्ड स्टिमुलस पर बहुत जोर दिया है। कोरोना के इस समय में भी भारत ने करीब करीब हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को तेज किया है। इन रिफॉर्म्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के से सपोर्ट किया जा रहा है। अब भारत में टैक्स रिजिम से लेकर एफडीआई नॉर्म्स तक एक प्रिडिक्टेबल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति लगातार बेहतर हो, इस दिशा में भी काम जारी है। और एक विशेष बात यह भी है कि भारत अपनी ग्रोथ को क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों के साथ भी बहुत तेजी से मैच कर रहा है। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 को लेकर हो रही इस चर्चा के बीच हम सभी को एक और बात याद रखनी है। कोरोना क्राइसिस ने हमें मानवीयता का मूल्य फिर याद दिलाया है। हमें याद रखना है कि इंडस्ट्री 4.0 भी रोबोट के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी ईज ऑफ लिविंग का टूल बने, ना कि कोई ट्रैप। इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर कदम उठाने होंगे। हमें सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अब आप सबके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ना चाहूंगा और हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। Thank you.
Thank you, Prime Minister, first for this message of hope and confidence. I think it's an incredible achievement how we handled the COVID-19 crisis and how you showed responsibility towards the world in taking care not only of your own country, but particularly also of your neighbor countries. I'm convinced, Prime Minister, based on what you said, China will India and China are always competing, but China will, we all will admire India for its growth, for its great growth rates in the coming years. I'm also very happy that you mentioned your commitment to the 4IR, to the fourth industrial revolution technologies, and we have to make them human-centered, and I'm happy that the World Economic Forum has a Center for the Fourth Industrial Revolution in Mumbai, thanks to your support. Mr. Prime Minister, this officially concludes the public portion of the session, and we will have now this follow-up dialogue, but we will have to have 30 seconds just to switch the communication devices. Thank you very much again, Prime Minister.